जम्मू कश्मीर का वर्तमान परिदृश्य। इस समय हम देखें तो किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बजट सेशन भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे ऐसे नेता हैं जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे, उनको अलविदा कहा, मुख्यधारा में आए, लोकतंत्र पर विश्वास जताया। और एक तरफ पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, किस तरह से जो है काम किया जा रहा है, इसी विषय को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार एवं ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर जी हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो लोकल टेररिस्ट हैं वो नहीं रहे हैं, और पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है कि कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर अशांति फैलाई जाए। अभी आपने देखा कि कठुआ के अंदर भी कई सारी आतंकी घटनाएं देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि वास्तविकता क्या है इसके पीछे की? देखिए, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर की एक जो लंबी लड़ाई थी भारत से अलग थलग करने की, रेडिकलिज्म फैलाने की, वो हमने 370 को एक तरीके से निष्प्रभ करके 35A को हटाकर हमने एक वो लड़ाई जीत ली। लेकिन ये संविधान पूरी तरह से लागू हो जाना पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान का अस्तित्व ही इस पर बना हुआ है कि हम भारत नहीं है। बिल्कुल। जिस दिन भारत विरोध करना छोड़ देगा, पाकिस्तान पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए पाकिस्तान अब जिस स्थिति में है, आप इकोनॉमिकली देख लीजिए, आप पॉलिटिकली देख लीजिए, आप सोशली देख लीजिए, आप रीजनल इंटीग्रेशन के रूप में देख लीजिए, लगभग पाकिस्तान के सारे सूबे इंक्लूडिंग ऑक्यूपाइड रीजन्स, ये पंजाब रीजन के विरोध में आज खड़े हैं। तो ये फ्रस्ट्रेटेड पाकिस्तान है, इसलिए हमको और भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो पाकिस्तान तो ये करेगा। दूसरी तरफ ये स्ट्रेटेजी दिख रही है कि अब फोकस वैली नहीं है। बिल्कुल। अब फोकस शिफ्ट हो रहा है जम्मू की तरफ, और क्योंकि जम्मू का क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा एक तरफ पहाड़ी भी है, दूसरी तरफ प्लेन्स भी है, फैला हुआ है। बिल्कुल। कश्मीर में वैली में तुलनात्मक दृष्टि से नजर रखना, ऑपरेशंस करना आसान है। बिल्कुल। मिलिट्री कमांड को लेकर भी एक जो अंतर है, श्रीनगर में अभी तक का जो बेस रहा, बिल्कुल, और नॉर्दर्न कमांड का, और इधर जो वेस्टर्न कमांड, तो उसमें भी ऑपरेशंस में, काउंटर टेररिज्म में अंतर है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने अभी ये तीसरा इसमें जो बड़ा इशू है कि चुनाव की एक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया में आ गए, तो उसके कारण एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो अब किसी भी तरह से अशांति नहीं चाहता। बिल्कुल। मुख्य धारा में, सारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जुड़ना चाहता है। तो इसलिए किसी ना किसी तरीके से इसको, और हमारी समाज की भी, सरकार की भी, और कुल मिलाकर हमारा जो सांस्कृतिक और वैचारिक धरातल है उसकी भी ताकत इसी में है कि इस समय हम किस तरीके से इस चैलेंज को फेस करते हैं। ये बड़ा क्रिटिकल फेज है। इस फेज से निकलने कर लड़ाई जो है वो एक तरीके से हमने बड़े युद्ध जीतने के बाद थोड़ा सा अनुकूल लगने लगता है ना, तब थोड़ा सा हमारी आदत ये हो जाती है कि हथियार नीचे कर लेते हैं। बिल्कुल। उससे बचना पड़ेगा हमको। संगठित होकर, समाज की विभेद बोलकर, भ्रम फैलाने वाली शक्तियों से लड़ते हुए, जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। संविधान के अनुसार यहाँ पे सबको शासन के, सुशासन के सारे फल मिलना सारे लोगों का अधिकार है, और उसके लिए सबको मिलकर प्रयास करने हैं। इस लाइन पर लंबा समय काम करना पड़ेगा, और उसके लिए एक तरफ पाकिस्तान की गतिविधियों से भी लड़ना पड़ेगा, दूसरी तरफ भारत के अंदर रहकर भ्रम फैलाने वाली शक्तियों से भी लड़ना पड़ेगा। जैसे आपने भ्रम फैलाने वाली शक्तियों की बात की, तो इसमें देखा जाता है कि ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं,
ये किस तरह से काम करती है, क्योंकि बड़े साइलेंट तरीके से ये लोगों के बीच में रहते हैं, अपने कामकाज भी करते हैं और किस तरह से जो है आतंकियों से मिलकर जो है देश के साथ धोखा करते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं? देखिए, ये तो उन्होंने एस्टेब्लिश की हुई टर्मिनोलॉजी है। माओवादी कहते हैं जी ये तो हमारा अर्बन पर्सपेक्टिव है, ये तो हमारे ग्राउंड ये है, उधर आप नॉर्थ ईस्ट में भी जाएंगे तो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड। ये तो बेसिकली किसी भी तरीके से आतंकवाद के साथ खड़ा हुआ व्यक्ति आतंकवादी ही है। इस भ्रम से हम निकल जाए कि ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। विचारधारा होती है एक ऐसी विचारधारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती, हिंसा के आधार पर अपना विचार दूसरों पर थोपना चाहती है। पाकिस्तान ऐसे विचार को पोषित करने का काम जब से पार्टीशन हुआ तब से कर रहा है। लेकिन धारा 317 हटने के बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए और इन चुनावों में कश्मीर की बात करें तो लोगों ने बहुत अच्छे से जो है लोकतंत्र पर अपना विश्वास दिखाया है और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी चुनकर आई है। लेकिन जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि हम जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे, वो जो है इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो महाराजा रहे हैं वो तानाशाह रहे हैं। आपको लगता है कि कोई तानाशाह जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज बनवा सकता है, हॉस्पिटल्स बनवा सकता है, और इस तरह की टिप्पणी करके फिर माफ़ी मांगना, इतने बड़े पद पर बैठे एक डिप्टी सीएम, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारत के हम स्वाधीनता का इतिहास देखें, 1930 के दशक में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो महाराजा हरि सिंह बड़े गर्व के साथ अंग्रेजों को ठोक कर कहते हैं कि हम तो सदियों से इकट्ठा रहे हैं, बिल्कुल, आप कौन होते हो हमको आपका आपस का अरेंजमेंट क्या होगा ये तय करने वाले, हम अपना देख लेंगे। तो इसलिए महाराजा हरि सिंह एक पूरी तरह से नेशनलिस्ट थे, पूरी तरह से राष्ट्रीय विचारों के थे। उनको भारत की पूरी तरीके से स्पष्टता थी भारत क्या है, और बहुत ज्यादा दूरदृष्टि के थे। आप केवल स्कूल कॉलेजेस की सारे लैंड रिफॉर्म्स देख लीजिए, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति देख लीजिए। महाराजा हरि सिंह के डिक्टेटरशिप तो वो होती है जो परिवारवाद के नाम पर अपना विचार थोपने के लिए लोगों को उकसाते हैं। एक तरफ दिल्ली में जाकर उसका फायदा लेंगे और दूसरी तरफ यहां पे आकर यूनाइटेड नेशंस में जाकर पाकिस्तान के पक्ष में बातचीत करेंगे। भारत का जो संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं होने देंगे। जब 5 साल से 6 साल का कार्यकाल हो जाता है तो आपातकाल में उसको तो लागू कर लेंगे, फिर से वो 5 साल का होता है तो उसको नहीं हटाएंगे। तो सारे डिक्टेटोरियल होने के लक्षण किसने दिखाया है? ये जम्मू कश्मीर में देखा हुआ है। बिल्कुल। तो कौन था, मतलब एक एक करके कश्मीरियत के नाम पर पंडितों को, हिंदुओं को वहां से मारकर भगाया जा रहा था, तो कौन देख रहा था? किसी ने उस समय तो कश्मीरियत की बात नहीं की। बिल्कुल। तो भारत की मूल अवधारणा के विरोध में लोकतंत्र की मूल, भारत के लोकतंत्र की ताकत ये केवल वोट की नहीं है, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की नहीं है। भारत के लोकतंत्र की ताकत सारे उपासना पद्धतियों का सम्मान और स्वीकार भी है। बिल्कुल। और उसकी हत्या सबसे ज्यादा कहीं पे हुई है पिछले 70-80 सालों में, जम्मू कश्मीर, तो वो जम्मू कश्मीर में हुई है। और जो लोकतंत्र के नाम पर 1933 का भी आप देख लीजिए, बिल्कुल, 1949 में भी क्या किया देख लीजिए, 1954 में क्या हुआ देख लीजिए, 1952-53 में जब पहली विधानसभा बनने वाली थी तो किस तरीके से सबके नामांकन खारिज किए गए और एक ही पार्टी के सब लोग चुनकर आए। वो डेमोक्रेसी की बात करेंगे। तो भारत के और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ तो धोखा जिस विचार ने और जिस पार्टी के लोगों ने किया है, उनको राजा हरि सिंह के बारे में बात करने की मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग इसका अपने आप जवाब देंगे।
एक और विषय बड़ा ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र पर जम्मू कश्मीर में खास करके कश्मीर के लोगों ने बड़ा विश्वास जताया है। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ जुड़ी हुई थी, और अब वो लोग उनको अलविदा कहकर और कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, कोई विज़न नहीं है, हम भारत की एकता अखंडता पर विश्वास करते हैं, मुख्य धारा में आ रहे हैं। क्या लगता है कि कितनी बड़ी जीत है ये अपने आप में? नहीं, ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत है, भारतीय लोकतंत्र की जीत है। हुर्रियत के साथ हो रहा है, वैसे ही माओवादियों के साथ भी हो रहा है। पूर्वोत्तर में भी बहुत सारे संगठन हैं जो अभी शांति का रास्ता अपनाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जुड़ रहे हैं। देखिए, उस समय क्या था, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपने आप को एक तरीके से सारे कश्मीरी कोट अनकोट बिल्कुल आवाज का एक तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव मान लिया था कि वो ही नुमाइंदगी करेंगे। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पे बहुत बार राजनीतिक दलों ने भी, शासन में बैठे हुए लोगों ने भी उसको स्वीकार कर लिया। हालांकि उनकी क्रेडिबिलिटी उस समय भी बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि लोगों को तो ये दिख रहा था ना, इनके बच्चे तो सिंगापुर में पढ़ रहे हैं, लंदन में जाकर पढ़ रहे हैं, इनको तो पैसा कमा रहे हैं, और पत्थरबाजी में हमारे बच्चे मर रहे, आतंकवाद में हमारे बच्चे खराब हो रहे, हिंसा में उनके स्कूल और उनका कामकाज खत्म हो रहा है। तो क्रेडिबिलिटी तो वैसे ही खत्म हो गई थी। बिल्कुल। अब उसमें जो सेकंड रंग है, एक बड़ा ऊपर वाला हिस्सा है, वो तो एक तो इररिलेवेंट हो गया, उसमें से कुछ लोग बड़े जो लीडर थे उसमें से कुछ तो रहे भी नहीं। अब एक जो निचला ये था, उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हुआ है। मैं मानता हूं कि ये भारत के लिए अच्छा लक्ष्य है। एक बार यदि वो केवल इतना नहीं कि भारत के लोकतंत्र और एकता पर, बल्कि जिन लोगों को हुर्रियत के और हुर्रियत जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहा था, उस विचारधारा के कारण जम्मू कश्मीर या कश्मीर की वैली छोड़नी पड़ी, जोर जबरदस्ती से उनको राजीव गालिब चालिब का नारा देकर वहां से भगाया गया, बिल्कुल अत्याचार किए गए, उनसे माफी मांगकर जब तक उनका स्थान वहां पे पुनर्स्थापित नहीं हो जाता, तब तक उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। उसके लिए बहुत उनको भी मानसिक तैयारी करनी पड़ेगी। जो वहां से विस्थापित हुए उनके लिए भी लंबी लड़ाई का है, नवरे का बिल्कुल समय है, और नवरे के समय सारा हिंदू समाज एक संकल्प करता है। तो उस संकल्प को पूरा करने का समय केवल 370 हटने से नहीं होगा। जब जम्मू कश्मीर का वो वैभव फिर से वापिस होगा, उस सांस्कृतिक धरातल पर जो हमने ललितादित्य के समय देखी, जो हमने शंकराचार्य के समय देखी, जो हमने इस प्राचीन कश्यप मुनि के द्वारा जिस सांस्कृतिक दर्शन का नींव रखी गई, पुनर्स्थापित किया जाएगा। अभिनव गुप्त की भूमि को फिर से रिक्लेम किया जाएगा। महाराजा हरि सिंह जिस तरीके से सारे डोगरा डायनेस्टी के राजाओं ने यहाँ की सारी उस विरासत को बनाए रखने के लिए स्वर्ण जो सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, मार्तंड मंदिर, उसकी पुनर्स्थापना होगी। शारदा पीठ फिर से हमारा भारत का हिस्सा भी बनेगा, और वहां पे हर कोई अपना पूजा अर्चना भी कर पाएगा। तब हम मानेंगे कि सही मायने में जम्मू कश्मीर की विरासत रिस्टोर हुई है। नहीं तो ठीक है, आज आवश्यकता पड़ गई है और इस तरीके से 370 के बाद एक मजबूरी हो गई, इसलिए आज लोकतंत्र की भाषा कर रहे हैं। भाषा करके नहीं चलेगा, वो व्यवहार में भी देखना चाहिए। तो मुझे लगता है अभी ये टेस्टिंग टाइम है उनके लिए भी, जो उस भटके हुए रास्ते से आए हैं। वो पाकिस्तान को क्या जवाब दे रहे हैं और के लिए एक्शन पॉइंट्स में क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे विश्वास है आने वाले समय में यही
ही वही परिस्थिति बदलने में क्योंकि समय लगेगा। कश्मीर के अंदर जो आम व्यक्ति है ना वो समझ चुका है कि धारा 317 हटने के बाद विकास का रथ दौड़ रहा है और दूसरी तरफ इन लोगों ने धोखा किया तो आज वो लोग नहीं देखिए, सबको पता था कि ये ढकोसला खड़ा किया गया था स्पेशल स्टेटस का। ऐसा कोई स्पेशल स्टेटस था ही नहीं, एक प्रोविजन थी। सारे राज्यों ने जो वही नरेश आ गया। उस कारण ऐसे को पाया तब असेंबली गठित हुई, तब उसके बाद जब आप मतलब जम्मू कश्मीर का संविधान था, जम्मू कश्मीर के संविधान का पहला आर्टिकल कहता है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, वो संविधान कभी पढ़ाया नहीं गया। तो है कि ये एक फेक नैरेटिव बेचा गया, मैं तो कहूंगा पॉलिटिकली बेचा गया, इमोशनली बेचा गया। क्या स्पेशल स्टेटस है? मतलब भारत के बाकी लोग स्पेशल नहीं है क्या? बिल्कुल। जिस बाबा साहब आंबेडकर के संविधान का नाम लेकर आप में रखते हो, उस संविधान से जम्मू कश्मीर के लोगों को वंचित कर रखते हो। वो पूरे भारत के लिए अच्छा है, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है। पूरे भारत में अनुसूचित जाति जनजाति को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, नौकरियों में आ रहा, जम्मू कश्मीर रहेंगे। कौन सा कोई भी केंद्र से अनुदान मिलेगा, हम उसका हिसाब किताब नहीं देंगे। ये कौन सा मतलब नॉन ट्रांसपेरेंसी, ये कौन सा स्पेशल स्टेटस होता है? जो संसद से द्वारा पारित, चाहे पंचायती राज का कानून हो, बिल्कुल, चाहे इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड कानून हो, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देंगे। ये स्पेशल स्टेटस होता है, ये डिस्क्रिमिनेटेड स्टेटस होता है, ये पीछे रखने वाला स्टेटस होता है। तो जम्मू कश्मीर की जनता भी ये समझ गई है कि हमारे साथ ये धोखा हुआ स्पेशल स्टेटस के नाम पर। इन्होंने तो अपने ही परिवारों की, कुछ परिवारों ने, 40-50 परिवारों ने मिलकर ये अपनी रोटियां सेकने का काम किया। तो अब उससे वो निकलने की मानसिकता में आ गए हैं। लेकिन मैंने पहले भी जैसे कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। बहुत सारी इंटरनेशनल फोर्सेस है जो जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट भी नहीं होने देना चाहती, और जो पाक व्याप्त जम्मू कश्मीर है उसको भारत का जो क्लेम है उसको भी पूरी तरह से सेटल नहीं होने देना चाहती, अदरवाइज उनका इंटरफियरेंस का ये खत्म हो जाएगा। और तीसरा, इंटरनली भ्रम फैलाने वाले जिनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट किसी ना किसी तरीके से इसमें खत्म हो रहा है, वो भी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि हमको इन तीनों फ्रंट्स पर ध्यान रखने की अभी भी आवश्यकता है। राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया एक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया एक लंबी प्रोसेस होती है। स्वाधीनता के बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने उससे भी बड़ी लड़ाई लड़ी है, वो अस्तित्व की लड़ाई। बिल्कुल 500-600 वर्षों से, ये 1989 की नहीं है, उससे पहले से 7 बार ऐसे विस्थापन हो चुके, और फिर भी जम्मू कश्मीर की जनता राष्ट्रभाव के साथ यहाँ पे डटी रही, जीवित रही। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विजय है। अब निर्णायक मोड़ इसमें यह है कि क्या हम भारत का जो बोध है, भारत का जो भाव है, जिसको मैंने कहा कि कश्यप से लेकर, कश्यप मुनि से लेकर अभिनव गुप्त से होते ललितादित्य, इन सब की उस भाव को हम पुनर्स्थापित कर पाते हैं या नहीं। और उसके लिए एक सामाजिक स्तर पर वैचारिक संघर्ष है, एक समाज का जो विचार बदलता है वो आंदोलनात्मक होता है, एक वैचारिक जगत का नैरेटिव है। कोई ह्यूमन राइट्स पर चलाता है, कोई और किसी नाम पर चलाता है, स्पेशल स्टेटस के नाम पर, तो वो भ्रम करने वाले, तो वो वैचारिक जगत की। और तीसरी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्म फोर्सेस, वो तो अपना काम कर ही रही।
इन तीनों के समन्वित प्रयास से, समग्र प्रयास से जो निकलेगा वही सही में जम्मू कश्मीर का भविष्य तय होगा। और इसलिए तीनों फ्रंट्स पर हमको एक साथ मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे। और ये लड़ाई केवल जम्मू कश्मीर के लोगों की, पूरे भारत के लोगों की लड़ाई है। पूरे भारत के लोग इसके लिए संवेदनशील होकर निरंतर प्रयासरत रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो अस्तित्व का संघर्ष किया ही है, और उसके साथ साथ भारत के लोगों ने भी उसके साथ खड़े रहे। और इसलिए हमको इस भारत के मूल भाव को पुनर्स्थापित करने का, भारत के संविधान की मूल आत्मा को पुनर्स्थापित करने की इस प्रोसेस को और गति देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपने देखा कि कितने अच्छे से विस्तार पूर्वक कि जम्मू कश्मीर का वर्तमान परिदृश्य क्या है और किस तरह से आम नागरिक जो है इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर खुश है। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट। धन्यवाद।